आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली एनीमिया यानी रक्त अल्पता और ब्लड डिजीज यानी रक्त के नानाविध विकार, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ब्लड क्या होता है। ब्लड आप सब जानते हैं और हम भी जानते हैं कि ब्लड ये एक लाल रंग का द्रव होता है जो शरीर में पूरे शरीर भर फैला हुआ होता है। ये एक किस्म का कनेक्टिव टिश्यू है जो पूरे जिस्म को एक दूसरे के साथ जोड़ता है, और वो जोड़ने के टाइम वो किसी नसों के जरिए वो पूरे शरीर में घूमता है, और उसका पंप करने का जो काम है, शरीर में पूरे शरीर में फैलाने का काम जो है वो हृदय करता है, हार्ट करता है। ये ब्लड का सबसे प्रमुख काम होता है कि ऑक्सीजन जो है वो अलग अलग पुर्जों को पर्याप्त मात्रा में मिले, और वहां से बना हुआ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस लेके लंग्स में से उसको बाहर निकाला जाए, और फिर फ्रेश ऑक्सीजन फिर से ब्लड में आके पूरे शरीर में फैलाए। सो बेसिकली ऑक्सीजन हर जिस्म के हर पुर्जों को पहुंचाना ये ब्लड का प्राथमिक काम है। ये आप शायद जानते होंगे, पर ब्लड के बहुत सारे अन्य काम हैं, और उसके लिए अपने को ब्लड के अंदर में क्या क्या अलग अलग पेशियां होती है, ब्लड काहे से बना होता है, ये जानना जरूरी है। और वो ब्लड के जो अलग अलग पुर्जे हैं या पेशियां हैं, उनमें जो आपत्तियां बाद में होती है उनसे ब्लड के विकार निर्माण होते हैं, उसके बारे में भी मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। सो ये हमारा ब्लड जो होता है, ये बनने की जो फैक्ट्री है या जो संस्थान है जहाँ पर ब्लड बनता है, उसको बोन मैरो कहते हैं। बोन मैरो यानी, अगर आप जानते हैं, आप में से अगर कोई नॉनवेज खाता है या वैसे भी जानकारी रखते हैं, तो हड्डी जो होती है वो हड्डी बाहर से सख्त होती है, और अंदर में हड्डी के अंदर में जो ब्राउन कलर का जो स्पंजी टिश्यू होता है उसको बोन मैरो कहते हैं। और ये जो बोन मैरो होता है, ये हमारी खून बनने की, रक्त बनने की फैक्ट्री होती है। हम सबका खून बोन मैरो में ही बनता है। तो ये बोन मैरो में जो खून बनता है वो एक विशिष्ट एक स्टेम सेल से, यानी जिसको आप आदि पेशी कहें या जो मदर सेल है ऐसा कहे, उससे बनता है। जो स्टेम सेल जो हर अलग अलग टाइप के ब्लड के पेशियों का निर्माता होता है, और उससे डिवीजन होके अलग अलग किस्म के ब्लड के सेल्स बनते हैं। वो कौन से हैं? सबसे पहले रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त पेशी, जो हमारे खून को लाल कलर देती है। उसके अंदर हीमोग्लोबिन बसता है जो खून को लाल रंग देता है, और जिसका प्रमुख कार्य ऑक्सीजन की लेन देन करना होता है। तो ये लाल रक्त पेशी, रेड सेल्स, ये पेशी जो रहती हैं, इनकी मात्रा मिलियंस में होती है। और ये सेल्स जो है, ये सेल्स तकरीबन 120 दिन तक एक पेशी चलती है, और ये लगातार नई बनते रहती है और नष्ट होती रहती है। तो लाल रक्त पेशी ये एक किस्म की पेशी हो गई। दूसरी पेशी जो होती है, जिसको व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं या डब्ल्यूबीसी कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, इनका कार्य जो होता है, ये आपको या आपके जिस्म में हुए हुए कोई इन्फेक्शन हो, कोई बैक्टीरिया हो, वायरसेस हो, उनके ऊपर हमला करना और आपके जिस्म को सुरक्षित रखना होता है। तो ये आपके जो पेशियां हैं, व्हाइट ब्लड सेल, ये आपके सिपाही हैं, ये आपके सैनिक हैं, और इनका काम आपको सुरक्षित रखना होता है, किससे? इन्फेक्शन से, बाहरी होने वाले कोई भी आघातों से। तो ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है, ये थाउजेंड्स में रहते हैं, और ये इनकी आयु काफी कम रहती है, जिनका एक 12 से 14 घंटे तक आयु रहती है। और उसमें कुछ लंबी आयु वाले भी सेल्स रहते हैं, उनको लिम्फोसाइट्स कहते हैं, जिनका काम होता है इन्फेक्शंस के साथ जंग दूसरे तरीके से करना। जो व्हाइट ब्लड सेल्स है उसमें के न्यूट्रोफिल करके जो सेल्स होते हैं, वो डायरेक्टली बैक्टीरिया के ऊपर हमला करते हैं और उनको नष्ट करने की कोशिश करते हैं। और जो लिम्फोसाइट्स करके सेल्स होते हैं, जिनकी आयु ज्यादा होती है, ये लिम्फोसाइट्स करके सेल्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया या वायरसेस को एंटीबॉडीज बना के नष्ट करने की कोशिश करते हैं। सो ये हमारी जानकारी हुई डब्ल्यूबीसी के बारे में। और तीसरे सेल्स जो होते हैं ब्लड के अंदर में, उनका नाम होता है प्लेटिलेट्स।
प्लेटिलेट्स जो सेल्स होते हैं, इनका कार्य जो होता है ये ब्लीडिंग को रोकना होता है। प्लेटलेट्स लाखों में होते हैं, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया कि रेड ब्लड सेल्स मिलियंस में होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स थाउजेंड्स में होते हैं, और प्लेटलेट्स होते हैं वो लाखों में होते हैं। ये प्लेटलेट्स जो है वो अगर हमको कहीं पर भी जख्म होती है तो आप देखेंगे कि ब्लड आता है बाहर जरूर, पर कुछ टाइम के बाद में वो स्टॉप हो जाता है, वहां पर क्लॉट जम जाता है। और वो क्लॉट जमाने में कार्य जो करते हैं, सबसे प्रमुख कार्य जो है प्लेटिलेट्स का होता है। तो जब ये प्लेटलेट्स कम होते हैं तो पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकता है। तो हमने जाना कि हमारे पास 3 पेशियां है। लाल रक्त पेशी जो है वो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की मात्रा देने में और हमको सशक्त रखने में मदद करती है। व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो हमको बुखार आने से परावृत्त या नहीं होने देने के लिए कोशिश करती है। और प्लेटलेट्स होते हैं जो ब्लीडिंग होने से रोकते हैं, ठीक है। इसके साथ में ब्लड के अंदर में जो फ्लूइड पार्ट होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं। और ये प्लाज्मा के अंदर में नानाविध प्रकार के अलग अलग प्रोटीन्स रहते हैं। और ये प्लाज्मा जो रहता है ये एक पानी जैसा द्रव रहता है, जिसमें बाकी सब प्रोटीन्स और अलग घटक मिला के ये ब्लड को फ्लूइड रखता है, ताकि ये ब्लड जो है ये इधर से उधर आसानी से रक्तवाहिनियों में से नसों में से जा सके। तो ये हमारी हुई जानकारी ब्लड और उसके अलग अलग घटकों के बारे में। ये हमारा बेसिक पहला लक्ष्य है कि हमें जाने कि ब्लड कहाँ से बनता है, उसका कार्य क्या है, उसके अलग अलग सेल्स कौन से होते हैं। अब हम आएंगे एनीमिया के ऊपर या रक्त अल्पता के ऊपर। रक्त अल्पता या एनीमिया होता है कि जहां पर रेड सेल्स या हीमोग्लोबिन कम होता है। पुरुषों में नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है 13 से 17 ग्राम, और स्त्रियों में नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है 12 से 15 ग्राम। जब हीमोग्लोबिन 13 ग्राम से कम होता है पुरुषों में या 12 ग्राम से कम होता है स्त्रियों में, तो उसे एनीमिया कहते हैं या रक्त अल्पता कहते हैं, या मराठी में हम बोलते हैं पंडुरोग, खून का पंडुरोग। तो इससे जो खून है उसकी मात्रा कम होती है, और खून का जो प्रमुख काम है आपको जो मजबूत बलवान बनाए रखने में, वो कम होता है। इसके खून कम रहने से जो आदमी में लक्षण पाए जा सकते हैं वो कि आदमी फीका दिख सकता है, आदमी में थकान आती है, आदमी में सांस फूलती है, अगर थोड़ा भी चढ़े मेहनत करे उससे मुश्किल जाती है, उससे हार्ट का रेट जो है वो बढ़ता है, इसलिए लोग बोलते हैं मुझे घबराहट हो रही है। उससे काफी टाइम ज्यादा अगर खून की कमी हो गई तो पांव पर सूजन आती है या पूरे जिस्म पर सूजन आ सकती है। तो थकान आना, आप अपना नॉर्मल काम न कर पाना, मेहनत का काम न कर पाना, ये सब लक्षण जो है ये हमारे खून के कमी से होते हैं, जिसको हम एनीमिया कहते हैं। और मैंने बताया कि इसमें हीमोग्लोबिन जो है नॉर्मल से कम होता है। ऑफ कोर्स अगर पुरुषों का अगर 13 ग्राम हीमोग्लोबिन नॉर्मल है और अगर 11 ग्राम हुआ तो उतना अंतर नहीं पड़ेगा, पर वही हीमोग्लोबिन अगर 7-8 ग्राम 6 ग्राम पे अगर आ गया तो उस टाइम पेशेंट्स को या जो जो मरीज है उसको जरूर खून की कमी के कारण लक्षण जो मैंने बताए वो आते हैं। कॉमन कारण होता है एनीमिया का जो हम पूरे विश्व में पाते हैं, सिर्फ भारत में ही या डेवलपिंग कंट्रीज में ही नहीं, पूरे विश्व में इंक्लूडिंग वेस्टर्न वर्ल्ड में, वो है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का मतलब होता है कि जो आयरन या लोह होता है ये हर जगह होता है, और इसका एक छोटा सा हिस्सा हमारे हीमोग्लोबिन में भी बनता है। हीमोग्लोबिन यानी क्या होता है? हीमोग्लोबिन यानी उसके सेंटर में रहता है लोह, और उसके सराउंडिंग होता है ग्लोबिन यानी प्रोटीन्स। इससे जो मॉलिक्यूल बनता है वो हीमोग्लोबिन होता है, और उसमें अगर लोह की मात्रा कम हो गई तो हीमोग्लोबिन भी कम बनता है। ये आयरन डिफिशियंसी एनीमिया या लोह की कमी के कारण होने वाला एनीमिया जो होता है, इसके भी कई कारण होते हैं। उसमें का सबसे जो कॉमन कारण होता है वो ब्लड जाना। अगर आपको जिस्म से कहीं से भी ब्लड की मात्रा चली गई तो हीमोग्लोबिन या आयरन कम होता है। औरतों में माहवारी में मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है, वो जनरली एक 80 ml होता है पर साइकिल। वो होने से अगर उनके आयन की
स्टोर्स, उनके जिस्म में आयन की जो मात्रा है, अगर वो सही है तो वो हालात में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं जाता है। पर अगर उनका आयन की मात्रा कम है और उनका अगर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नॉर्मल भी हो रहा है या कुछ गायनाकोलॉजिकल बीमारियों से, स्त्री रोग की बीमारियों से अगर उनका खून ज्यादा जाता है तो उसमें उनको रक्तस्राव होने के कारण आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो सकता है। ऐसा ही एनीमिया जो है वो काफी कारणों से हो सकता है। आदमियों में अगर अतड़ियों के अन्न नलिका के अंदर में कुछ छाला है, कुछ कर्करोग है, उसमें से अगर ब्लड लीक हो रहा है तो वो हालात में भी खून की कमी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो सकता है। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में खून कभी किसी मरीजों में पेशाब में भी जा सकता है, संडास में भी जा सकता है, कभी उल्टियों में भी जा सकता है, जो कि आपको नजर आ सकता है। पर वो काफी टाइम अति सूक्ष्म मात्रा में जाता है और उसमें आपको जो संडास है उसकी अगर टेस्ट करेंगे आप तो उसमें ऑक्टल ब्लड करके टेस्ट करने से आपको पता चलता है कि आपके संडास में, टट्टी में खून है, जो कि नॉर्मल आम बात नहीं है। ब्लड जाना नहीं चाहिए। फॉर मेल्स देर इज नो रीजन कि उनका कहीं से ब्लड जाना चाहिए। फॉर फीमेल्स menstrual bleeding is acceptable way but that does not lead to anemia। तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया जो है ये जब मरीज को होता है तो उसके ब्लड में बदलाव जो आता है उसमें उनका खून तो कम होता ही है और उनकी जो रेड सेल्स होते हैं उनकी मात्रा, रेड सेल्स यानी लाल रक्त पेशी जो हमने बताई, उनकी जो साइज होता है वो भी छोटा हो जाता है। ये लक्षण जब हम जांच में जानते हैं और अगर हम आयरन स्टडीज करेंगे ब्लड के अंदर में तो हमको पाया जाता है कि ब्लड में हम आयरन केमिकल टेस्ट से देख सकते हैं तो उसमें आयरन की मात्रा कम हो जाती है और उससे हमको अंदाजा आता है कि मरीज को आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है। ये हालात में अगर हमने ये सही डायग्नोसिस कर लिया तो हम आगे की टेस्टें देखते हैं कि भैया इसको आयरन क्यों कम हुआ। उसके लिए हम कुछ टेस्टें करते हैं जिसको एंडोस्कोपीज कहते हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर लोग काफी टाइम रिकमेंड करते हैं कि गैस्ट्रोस्कोपी करो, कोलोनोस्कोपी करो। ये सब करने का कारण क्या होता है कि कहीं से कुछ लीक हो रहा है क्या ब्लड, ये देखने में वो डायरेक्टली एंडोस्कोप के अंदर में देख सकते हैं कि कहीं से कुछ छाला है, कहीं से कुछ घाव है कि जहां से ब्लड जा रहा है। औरतों में सोनोग्राफी करके देखते हैं, गायनाकोलॉजिस्ट अपना एग्जामिनेशन करके देखते हैं कि कहीं से कुछ ब्लड जाने का, कुछ कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, कुछ और कुछ कारण है, ये सब देखना पड़ता है। तो ये सब टेस्ट देख के अगर हमने जान लिया कि अगर मरीज को कहीं ना कहीं से ब्लड जा रहा है तो फिर हमको पेशेंट को ट्रीट करना पड़ता है। ट्रीट करने के दो तरीके हैं। एक तो आयरन की कमी है तो आपको आयरन देना जरूरी है, उसके लिए आप आयरन की गोलियां देते हैं, या आजकल नया डेवलपमेंट जो है कि आपको आयरन जो है इंजेक्शन के जरिए भी दिया जाता है, जो कि बड़ा सेफ होता है और उससे आपका जो आयरन गारंटेड रिप्लेनिश होता है, गारंटेड आयरन की मात्रा भरपाई हो जाती है और वो हालात में आप जो है आयरन की मात्रा बढ़ने से हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है और आपका हीमोग्लोबिन नॉर्मल बनता है। ये हुआ एक हिस्सा ट्रीटमेंट का। दूसरा हिस्सा है कि आपका ब्लड लॉस कहाँ से हो रहा है, ब्लड कहीं से लीक हो रहा है, जहां से आपका ब्लड जिस्म के बाहर जा रहा है, वो भी दुरुस्त करना है। अगर औरतों में माहवारी में अगर ज्यादा खून जा रहा है तो हमको उसके लिए गायनाकोलॉजिस्ट की मदद लेके वो जांच करके देखते हैं, कहीं इनको हार्मोन प्रिपरेशन देते हैं, कहीं कुछ कुछ सर्जरी करना है तो वो करके वो ब्लड लॉस बंद करते हैं। अगर पुरुषों में पाया गया कि उसको कहीं पेप्टिक अल्सर है, उसको कहीं कोलोन के अंदर यानी बड़े अतड़ियों के अंदर भी कहीं कुछ छाला है या कैंसर है, उसका भी इलाज करना पड़ता है, जिस कारण से ब्लड लॉस न होए और जो ब्लड कम हुआ है वो आयरन ट्रीटमेंट देके हम दुरुस्त कर पाए। सो ये रहा सबसे कॉमन वाला जो एनीमिया है जिसको हम आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कहते हैं, उसकी बात। दूसरा कॉमन जो एनीमिया है जो कि खास करके हम लोगों में पाया जाता है, पीपल फ्रॉम इंडिया एंड पर्टिकुलरली पीपल हु आर वेगान्स। वेगान्स का मतलब होता है जो नॉनवेज, अंडा नहीं खाते, जो प्योर वेजिटेरियन लोग हैं। तो उनमें जो मुश्किल जाती है या उनमें जो खून बनने का एक इंपॉर्टेंट घटक होता है B12, विटामिन B12, उसकी कमी पाई जाती है। क्योंकि ये जो विटामिन B12 जो है ये आपको ज्यादातर के नॉनवेज पदार्थों से मिलता है और अगर हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, हमारी श्रद्धा के कारण नहीं खाते हैं या हमारे फाइनेंसेस के कारण नहीं खाते हैं या हमें पसंद नहीं है, तो ये हालात में ये विटामिन B12 जो है इसकी कमी हो सकती है।
ये विटामिन B12 कम होने से फिर से आदमी को जो शिकायतें हैं वो वही रहेगी जो मैंने आपको एनीमिया के अंदर बताई है। उसको थकान आएगी, उसको सांस फूलेगी, उसको घबराहट होगी, वो ज्यादा काम फिर न कर पाएगा, वो लिथार्जिक या सुस्त बना हुआ रहेगा। ये पूरी शिकायतें उसमें होती है। इसमें जब हम ब्लड की जांच करते हैं तो हम देखते हैं कि जो रेड सेल्स होते हैं ये मरीजों के, ये साइज में बढ़ते हैं। हमने आपको बताया था कि आयरन डिफिशिएंसी में रेड सेल का साइज छोटा होता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया या विटामिन B12 की कमी से जो एनीमिया होता है उसमें रेड सेल का साइज बढ़ता है। और अगर हम विटामिन B12 की मात्रा अगर ब्लड में चेक करेंगे तो उसमें हमको पता चलता है कि विटामिन B12 की मात्रा नॉर्मल से कम है। ये जो बीमारी है इसमें और भी कई कारण हैं, और जो हमारे हिस्से में या हमारे पार्ट में जो इंडिया देश मुल्क के बोलो या पूरे आलम के, ये जो हमारा हिस्सा है इंडिया में, बिकॉज ऑफ वेगनिज्म B12 कम मिलता है। इसका ट्रीटमेंट काफी सरल होता है। इसमें विटामिन B12 की जो गोलियां आती है वो, या फिर इंजेक्शंस आते हैं विटामिन B12 के, वो देने से आप विटामिन B12 की भरपाई कर सकते हो और पेशेंट पूरा के पूरा पहले जैसा नॉर्मल हो सकता है। सो ये बीमारी को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं, और ये बीमारी में मरीज बहुत बहुत बढ़िया रिस्पांस पाता है और बड़ा आनंदित होता है। इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं जाती है, पर इसको जानना या सही डायग्नोसिस करना इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने एनीमिया के दो इंपॉर्टेंट कारण जो खानपान से संबंधित है वो हमने चर्चा करी है, एक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और दूसरा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब हम आएंगे कुछ एनीमिया जो है वो आनुवंशिकता से रिलेटेड है, जो माँ बाप से बच्चों को मिलते हैं। ये जो एनीमिया जो हमारे हिस्से में जो काफी प्रिवेलेंट है, काफी मात्रा में मौजूद है, वो है सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया। आपने जरूर नाम सुना होगा, मुझे विश्वास है। और ये जो सिकल सेल एनीमिया होता है, ये एनीमिया होता है, ये जो हीमोग्लोबिन जो मैंने आपको बताया कि जो ब्लड को लाल रंग देता है, उसमें अंदरूनी दोष के कारण होता है। यानी बाहर से खाने पीने की कमी से नहीं होता है, ये होता है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो होता है वो दोष पूर्ण रहता है। उसमें जो कुछ हीमोग्लोबिन के अंदर में बदलाव होते हैं, जिससे जो हीमोग्लोबिन और रेड सेल उस कारण से सिकल सेल जैसा होता है। सिकल सेल यानी आप जानते हैं जो आप पेड़ों को काटने के लिए जो सिकल सेल, हम मराठी में उसको वेड़ा कहते हैं, या चांद आप देखते हैं जिसमें कॉन्वेक्स जो एक इस टाइप का दिखता है, सिकल सिकल सेल की हसिया जैसा बोलते हैं, हसिया डॉक्टर साहब उसको हसिया बोलते हैं। हाँ हाँ, करेक्ट, यू आर राइट, थैंक यू। तो ये जो है उसके जैसा रेड सेल हो जाता है। अब ये रेड सेल जो होता है वो किस कारण से मुश्किल करता है मरीज को, क्योंकि जब वो गोल नहीं है जो नॉर्मल होना चाहिए और सिकल सेल के साइज का है, तो वो एक दूसरे में अटक जाता है, गुच्छा बनाता है। और ये हालत में वो नसों में जाके, जब ये रेड सेल जाके नसों में अटक जाते हैं, वो आगे अच्छे से नॉर्मली बढ़ नहीं पाते हैं, और वो कारण में मरीज को आगे वाले हिस्से को जो ब्लड मिलना चाहिए खून में क्लॉट जमने के कारण वो नहीं मिलता। और ये मरीजों को खून ना मिलने से जिस्म क्या करता है, या वो पुर्जा क्या करता है, वो बोलता है मेरे को खून चाहिए। वो कैसा बताता है, बाय पेन। ये मरीजों को पेन होना काफी स्वाभाविक होता है। इनको हड्डियों में पेन होता है, इनको मांसों में पेन होता है, इनको फेफड़ों में, छातियों में, सीने में पेन होता है, दिमाग में पेन होता है, बिकॉज जो ब्लड वेसल्स है उसमें से खून आसानी से नहीं बह रहा है, क्योंकि रेड सेल का साइज जो है वो गोल नहीं है, वो सिकल है। ये हालात में ये मरीज जो रहते हैं, ये कुछ यानी जो मरीज रहते हैं उनको हम पीड़ित कहेंगे, और इनके जो माँ बाप जो है, जो मरीजों को ये प्रसाद देते हैं या ट्रांसमिट करते हैं बीमारी, वो वाहक रहते हैं। अगर आपने सुना होगा कि सिकल सेल में जो एस रहते हैं वो पीड़ित होते हैं, और जो एस रहते हैं वो वाहक होते हैं। तो जब दो एस, ए मीन्स हीमोग्लोबिन ए जो नॉर्मल होता है, और एस यानी हीमोग्लोबिन एस, तो ये एस जो रहते हैं वो लोग वाहक रहते हैं, जो बीमारी के साथ में जीते हैं पर उनको शिकायत नहीं होती है, कैरियर जिसको कहते हैं। पर दो अगर एएस मिल गए तो दोनों का एस लेके
कोई बच्चा उनका एस एस बन सकता है जो कि पीड़ित होता है। और जो पीड़ित लोग जो रहते हैं या पीड़ित मरीज जो रहते हैं, उनमें शिकायतें होती है। तो ये मरीजों में खून जो है वो टूटता जल्दी है, क्योंकि ये जल्दी उसको नष्ट किया जाता है। बॉडी ये एब्नॉर्मल चीज़ों को नहीं रखती, इसलिए उनमें खून की कमी होती है। जब खून टूटता है तो इनको पीलिया होता है। आप जानते होंगे कि पीलिया होने के कारण सबको मालूम है लीवर की बीमारी है, पर ये दूसरी बीमारी भी आपको जानना चाहिए कि खून टूटने से भी पीलिया हो सकता है। तो ये मरीजों को खून की कमी होती है, पीलिया होता है, इनको दर्द होता है, और ये मरीजों को आपको ट्रीटमेंट करने के लिए कोई परमानेंट इलाज नहीं है। इसमें कुछ-कुछ दवाइयाँ देके हम ये बीमारी को काबू में रख सकते हैं। इनको ब्लड चढ़ाना पड़ता है, इनको सिकल सेल बार-बार क्राइसिस या दर्द के एपिसोड्स नहीं होना, इसके लिए कुछ कैप्सूल गोलियाँ देते हैं। इनका जो खून है वो लगातार बनते रहना चाहिए, बोन मैरो में बनते रहे, क्योंकि खून जो टूट रहा है, तो इसलिए इसको प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए। तो ये हालात में जो बोन मैरो जो फैक्ट्री है जो मैंने शुरू में बताया, उसके ऊपर स्ट्रेस आता है। तो उसको मदद करने के लिए हमको फोलिक एसिड करके एक विटामिन देना पड़ता है। उसकी पर्याप्त मात्रा उनको देनी होती है। तो इस तरीके से हम ये मरीजों को ट्रीट करते हैं, जिसमें हम ब्लड देते हैं। इनको सिकल नहीं होना चाहिए, इसलिए कुछ हाइड्रोक्सी वगैरह की कैप्सूल आती है, वो देते हैं। इनके जो ब्लड के अंदर में सिकल सेल के जो गुच्छे तैयार हुए, उनको खोलने के लिए इनको काफ़ी मात्रा में सलाइन और पानी पीने की सलाह दी जाती है, और इनको फोलिक एसिड दिया जाता है। ये सिकल सेल जो है, ये आनुवंशिक बीमारी है, और हमारे पास में मध्य प्रदेश में भी काफ़ी बड़ा सेंटर है, छत्तीसगढ़ में भी है, नागपुर में भी है। ये हमारी पूरी जो सेंट्रल इंडिया की एरिया है, ये बीमारी से ग्रस्त है, और इसके लिए यहाँ पर काफ़ी काम होता है। और इसके लिए जो सेंटर्स है, वो इस टाइप के, ये बीमारी दूसरा पार्ट, ये बीमारी के मैनेजमेंट का ये मुश्किल है कि इसमें जो मरीज है ज़्यादातर के वो निम्न स्तर से आते हैं, जिनके पास पैसा नहीं रहता है, जिनके पास महंगी दवाइयाँ या हॉस्पिटल में भर्ती करके ब्लड लगाने की भी सुविधा नहीं रहती है। तो जैसा महाराष्ट्र सरकार ने, तो मुझे मालूम है कि ऐसे मरीजों को खून मुफ्त किया है। तो हमको ये मरीजों को काफ़ी मदद करनी पड़ती है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, क्योंकि ये आनुवंशिक है, इसलिए ये और आने वाली पीढ़ी को नहीं जाना चाहिए। इसलिए हम इसमें एंटीनेटल डायग्नोसिस की सलाह देती है। एंटीनेटल डायग्नोसिस का मतलब होता है कि मदर जब प्रेग्नेंट है और उनके फैमिली में उनको आपको मालूम है कि सिकल सेल है करके, तो जब माँ जब प्रेग्नेंट है, उसके गर्भ में जब 10 हफ्ते का गर्भ होता है, तो हम कुछ नमूना देख के गर्भजल का लेके देख सकते हैं, जिसमें हम टेस्ट कर सकते हैं कि जो गर्भ है वो एसएस यानी पीड़ित है या नहीं है। अगर वो पीड़ित है तो आप मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हैं, करना ही है। और अगर वो पीड़ित नहीं है, अगर वो भी वाहक है, तो आप प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रख सकते हैं। इससे हम जो सिकल सेल के एसएस वाले मरीज हैं, उनका जो सामाजिक लोड है वो हम कम कर सकते हैं। तो ये रहा सिकल सेल। दूसरा आनुवंशिक जो बीमारी है वो है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया जो है, ये दूसरा हीमोग्लोबिन का डिफेक्ट है, जो कि आनुवंशिकता से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। ये बीमारी में जो हीमोग्लोबिन में का ग्लोबिन यानी प्रोटीन हिस्सा है, उसमें कुछ बदलाव होते हैं, जिससे हीमोग्लोबिन फिर से कम बनता है। ये बीमारी में भी फिर से वाहक और पीड़ित मरीज रहते हैं, और जो पीड़ित रहते हैं उनको थैलेसीमिया मेजर कहते हैं, क्योंकि ये बच्चों में या मरीजों में खून जो है वो बहुत ही कम बनता है। यानी आप समझ लीजिए कि भगवान ने उनको जो चाबी भरी है, वो कुछ 3 या 4 ग्राम के ऊपर हीमोग्लोबिन खुद का नहीं बना सकते हो, और उनको आपको हर माह में ब्लड देना जरूरी होता है, हर माह में, ताकि उनका हीमोग्लोबिन नॉर्मल बच्चों जैसा रहे, उनकी जो ग्रोथ है वो नॉर्मल होए, उनका आयु नॉर्मल। ये बहुत बड़ा काम है, ये बहुत आसान काम नहीं है। पेशेंट की जो फैमिली है वो पूरी उसके ऊपर केंद्रित होती है। बच्चे को हर महीने में ब्लड चढ़ाओ, उसके लिए डोनर ढूंढो, उसके लिए ब्लड देने के साथ में भी कुछ कॉम्प्लिकेशन है, वो भी देखो। अगर आप ये बच्चों को रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं थैलेसीमिया मेजर के, तो वो नॉर्मल जीना जी सकते हैं, पर ये नहीं होता है वास्तविकता में। क्यों नहीं होता है? ब्लड मिलना मुश्किल जाता है। रिलेटिव्स या फादर मदर काम करते हैं, पर वो कितना, उनको बाकी भी बच्चों को देखना है, उनका भी अपना जीना जीना है। तो उसके ऊपर वो जो लक्ष्य केंद्रित करते हैं, वो शुरू शुरू में करते हैं, पर बाद में वो ढीला पड़ जाता है। कभी महीने में 2-3 महीने में एक बार ब्लड देंगे, कभी
कम देंगे, कभी नहीं देंगे। तो इस कारण से वो बच्चों की जो ग्रोथ होती है, क्योंकि ये बचपन में पाया जाता है थैलेसीमिया, 6 महीने की उम्र में आप थैलेसीमिया मेजर डिटेक्ट कर सकते हैं। तो उनकी जो ग्रोथ है वो सही नहीं होती है, और काफी टाइम ये बच्चे छोटे कद के होते हैं, इनका जो फेस रहता है वो पूरा फुला हुआ रहता है, और इनकी आयु भी इस कारण से कम होती है। ये बीमारी में ब्लड देना इतना ही इलाज है, पर बोन मैरो ट्रांसप्लांट करके जो इलाज है वो ये बच्चों में हम जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे ये क्योर हो सकते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट का मतलब होता है कि जो खून बनने की फैक्ट्री है बोन मैरो, उसको आप रिप्लेस कर दो। जैसा हम कोई मशीन खराब हो गई या स्कूटर खराब हो गई, एक पार्ट हम कभी रिपेयर करते हैं या कभी उसको पूरा के पूरा नया डालते हैं। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में जो बोन मैरो है, जहां पर खून बन रहा है ये मरीजों का जो कि ग्रसित है, वो हम बदल देते हैं, दूसरे किसी का बोन मैरो वहां फिट कर देते हैं। वो जो डोनर रहता है वो जनरली सगा कोई रिलेटिव रहता है जिसका मैचिंग होना जरूरी होता है। ये प्रोसीजर थोड़ा महंगा होता है, कुछ लाखों में इसका खर्चा जाता है, सक्सेस रेट भी इसका वेरिएबल रहता है। पर ये अगर सक्सेसफुल हुआ बोन मैरो ट्रांसप्लांट थैलेसीमिया मरीजों में, तो ये मरीज जिंदगी भर के लिए दुरुस्त हो सकते हैं, जिसको हम क्योर कहते हैं। तो ये रहा हमारा थैलेसीमिया करके बीमारी के बारे में कुछ संज्ञान। तीसरा, यानी हमने तो 4 बीमारियां भी देखी हमने खून के अल्पता के, और एक अप्लास्टिक एनीमिया करके बीमारी है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए, जिसमें खून कम तो बनता ही है, पर उसमें जो डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स होते हैं, जो मैंने बताया आपको 3 पुर्जे, वो तीनों के तीनों पुर्जे कम हो जाते हैं। तो ये मरीजों में सिर्फ खून के कमी के कारण होने वाली जो शिकायतें हैं, थकान होना, सांस फूलना, ये तो रहता ही है, पर डब्ल्यूबीसी कम होने से उनकी प्रतिकार शक्ति कम हो जाती है, जिस कारण से उनको इन्फेक्शन आते हैं। इन्फेक्शन आने के बाद में मरीजों को उस कारण से बुखार आते हैं, तो इनको बुखार भी आता है, थकान भी रहती है, और प्लेटलेट्स कम रहने के कारण इनमें ब्लीडिंग भी होता है। कहीं इनके जिस्म पर काफी नीले काले चट्टे पड़ जाते हैं, नाक मुंह संडास में से खून बहता है। तो खून की कमी होना, खून बहना और बुखार आना, ये लक्षण जब पाए जाते हैं तो ये सिंपल एनीमिया नहीं है, ये एप्लास्टिक एनीमिया की बीमारी होती है। ये बीमारी भी डरावनी बीमारी है, ये भले ही ब्लड कैंसर नहीं है, पर इसमें भी इलाज करने में काफी महंगा खर्चा आता है। इसमें भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट इनको हमको खून देके उनको जीवित रखना पड़ता है, और कुछ दवाई आती है वो देने से इनके बोन मैरो को नॉर्मल बनाने के लिए कोशिश करना पड़ता है। तो ये हमारा रहा आज का चर्चा का एनीमिया ये विषय के ऊपर चर्चा। अब ये एनीमिया को हम दुरुस्त कैसे करेंगे? जो जो बीमारी है जिस कारण से एनीमिया हो रहा है उसका हम इलाज तो जरूर करेंगे, उसमें कुछ इंजेक्शन देंगे, गोलियां देंगे, पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है अगर मरीज को बीमारी सख्त खून की कमी है तो हम उसको ब्लड चढ़ाते हैं, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन ये एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिससे हम मरीज को जीवित रख सकते हैं। और ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो देने के लिए हमको ब्लड बैंक का सहारा लेना पड़ता है। ब्लड बैंक जो है जैसे हमारी पैसों की बैंक होती है, वैसे ब्लड बैंक जो है ये ब्लड की बैंक होती है। इसका मतलब क्या है? बैंक का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मरीज को जो हम ब्लड देंगे वो तो उसको उसके जो ग्रुप का है ब्लड वही देंगे, उसको हम टेस्ट करके और उसके साथ मिलता है कि नहीं वो देख के देंगे। पर ये ब्लड देना किसी भी आदमी जा रह सकता है। जैसा मरीज को अगर 4 ब्लड चाहिए है, उसको 4 बैग ब्लड चाहिए है, तो आप कोई भी 4 बंदे उसको दे सकते हो, वो भले ही वो दूसरे ग्रुप के होंगे। अगर मरीज का ग्रुप ए है, हमने बी ग्रुप का दिया, तो ब्लड बैंक खुद के पास का ए मरीज को देंगी, वो बी वाला अपने पास रखेगी, बी वाला और किसी को जो बी वाला ग्रुप है उस मरीज को देंगी। तो इस टाइप का जो बैंकिंग का काम है वो ब्लड बैंक करती है, और ब्लड बैंक में से अगर हीमोग्लोबिन कम है तो हम ब्लड दे सकते हैं, जिससे मरीज का जो खून है वो ऊपर आता है। अब इसमें मैंने काफी एक गैर समझ या ये देखा है मैंने लोगों में मिथ कि ब्लड देने से ट्रीटमेंट हो जाता है, फिर हमको और क्या करना है। तो ये आपको जानना चाहिए कि हमारे जिस्म में जो खून बनते रहता है, फैक्ट्री जो बोन मैरो वहां पर खून बनता रहता है, इसलिए हमारा खून हीमोग्लोबिन बना हुआ रहता है। आप जब बाहरी ब्लड दोगे तो हीमोग्लोबिन तो आपका बढ़ेगा, पर वो बढ़ेगा पर ज्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि वो उधार का है, वो महीने 2 महीने में कम हो जाएगा। इसलिए ब्लड देना ये टेम्पररी इलाज जरूर है, पर ब्लड देना ये परमानेंट इलाज नहीं है। आपको चाहिए ऐसे हालात में कि आप कारण को ढूंढे और मरीज को खुद का खुद खून बनाए, खुद का खुद
ब्लड बना सके वो, इसके लिए दवाई पड़ने से उसका बोन मैरो को एक्टिव करे ताकि वो अपना खून बनाते रहे। ब्लड ब्लड देना ये एक इलाज है, पर ये परमानेंट इलाज नहीं है। ये आप इसका सहारा ले सकते हैं, और डिपेंडिंग ऑन द नीड उतने टाइम के लिए। दूसरा है कि अगर मरीजों को प्लेटलेट्स की कमी और उस कारण से ब्लीडिंग हो रहा है, तो ब्लड बैंक में प्लेटलेट्स भी अलग से मिलते हैं। प्लेटलेट्स जो पेशी बोला मैंने आपको कि जो ब्लड के अंदर का एक हिस्सा है, ये प्लेटलेट्स जो है ये आप ब्लड बैग में से सेपरेट कर सकते हैं। और प्लेटलेट्स की सिर्फ छोटी बैगें मिलती है आपको, जो देने से प्लेटलेट की कमी को आप भरपाई कर सकते हो, और प्लेटलेट बढ़ने से ब्लीडिंग रुकेगा, और ब्लीडिंग रुकने से पेशेंट का खून कम नहीं होगा। तो ये जो है, ये प्लेटलेट देने से भी हम खून कम रहने का इलाज कर सकते हैं अगर प्लेटलेट की कमी है तो। और लास्टली मैं आपको बताना चाहूंगा कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जो मैंने आपको बताया, ये काफी बीमारियों का क्यूरेटिव ऑप्शन है। जैसे मैंने बहुत टच नहीं किया, पर वो ब्लड कैंसर के बारे में मैं 2-3 शब्द बोलना चाहूंगा, और बाद में फिर मैं प्रश्नोत्तर के लिए ओपन करूंगा। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जो रहता है, ये ब्लड कैंसर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इलाज है। और उसके पहले बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में, ब्लड कैंसर के बारे में भी मैं 2 शब्द बोलना चाहूंगा। आपने सुना होगा काफी मरीजों को कि इसको ब्लड कैंसर हुआ। अब ये ब्लड कैंसर नाम बड़ा डरावना है। इससे लोग जब सुनते हैं, तो मुझे मालूम है, हम जब देखते हैं मरीजों को, हम बहुत ही यानी केयरफुली हम उनको अवगत करते हैं कि उनको ब्लड कैंसर हुआ है। बट हम जब बताते हैं तो उस टाइम रिलेटिव्स के जो हालात रहते हैं, मरीज के जो हालात रहते हैं, वो बहुत देखने लायक, यानी इट इज़ वेरी ग्रेव सिचुएशन, क्योंकि ब्लड कैंसर के साथ में डर जुड़ा हुआ है। क्योंकि ब्लड कैंसर में आप दुरुस्त हो नहीं सकते, एक धारणा बनी हुई है। ऐसा नहीं है। ब्लड कैंसर जो होता है उसके कुछ टाइप्स रहते हैं, एक्यूट ल्यूकेमिया और क्रॉनिक ल्यूकेमिया। एक्यूट ल्यूकेमिया जो होता है वो उग्र किस्म का ब्लड कैंसर होता है, जो ब्लड कैंसर जानलेवा हो सकता है अगर आप उसका इलाज ना करें तो। क्रॉनिक ल्यूकेमिया जो रहते हैं वो सुस्त किस्म के ब्लड कैंसर रहते हैं, जो आपको कई सालों तक आपको जीवित रहने को अलाउ करते हैं, या आप जीवित रह सकते हो उनके साथ में, उनका इलाज करते हुए। पर जो एक्यूट ल्यूकेमिया जो रहते हैं, जो कि खूंखार रहते हैं, और जिनका इलाज अगर आपने नहीं करा तो कुछ हफ्तों में ही मरीज की जान जा सकती है। तो ये एक्यूट ल्यूकेमिया की जो ट्रीटमेंट होती है वो कीमोथेरेपी रहती है। कीमोथेरेपी यानी क्या? कीमोथेरेपी यानी कैंसर का जो इलाज रहता है, उसके लिए जो इंजेक्शन गोलियां रहती है, उसको आप कीमोथेरेपी कहते हैं। वो भी दवाई रहती है, वो भी आप सलाइन में से देते हैं, कभी इंजेक्शन के जरिए देते हैं, कभी गोलियों के स्वरूप में देते हैं, पर वो कैंसर की दवाई होती है, इसलिए उसको कीमोथेरेपी कहते हैं। उससे भी काफी मरीज अच्छे हो जाते हैं, पर काफी टाइम बीमारी वापस आने के कारण, या काफी टाइम अगर बीमारी रिस्पॉन्ड ही ना करे आपके कीमोथेरेपी को, तो आपको ये सबसे बड़ा इलाज करना पड़ता है, जिसको बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। और उसमें मैंने जैसा बताया कि उसमें मरीज की बोन मैरो को ही आप चेंज कर देते हो। जहां पर खून बन रहा है, जहां से कैंसर का जो खून बन रहा है जो फैक्ट्री में, वो फैक्ट्री का जो पूरा सामान है उसको बदल के हम नॉर्मल बोन मैरो वहां पर फिट कर देते हैं। सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा प्रोसीजर है ये, पर वो करने से जो है मरीज की जो सेल्स हैं, ब्लड के सेल्स, वो नॉर्मल बनना शुरू होता है और मरीज क्योर हो सकता है। ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, काफी महंगी भी है, इंडिया में अभी काफी मात्रा में होने लग गए हैं, पर ये बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होता है। तो आज हमने जो कुछ मैंने चर्चा करी है, या जो कुछ मैंने बात करी है, वो हमने एनीमिया या रक्तक्षय के बारे में बात करी है। उसके जो कॉमन टाइप्स है, जैसे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है, विटामिन B12 डिफिशियंसी एनीमिया है, जो कि खान पान से संबंधित है, सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है, जो कि आनुवंशिकता से संबंधित है, अप्लास्टिक एनीमिया है, जो कि कुछ कभी वायरसों से, केमिकल से भी हो सकता है, उसके बारे में मैंने बात किया। आपको ब्लड ट्रांसफर के बारे में कुछ अवगत कराया, और जो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जो उपचार पद्धति है, उसके बारे में भी मैंने संक्षिप्त में जानकारी। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। ब्लड, जैसा कि बताया, रक्त हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट्स है, या मतलब एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है जो उसको समझाया।
उसमें मैं 2 बातें जानना चाहता हूँ सिंपल सी। जब हमारा घाव हो जाता है, कोई ऑपरेशन होता है या घाव हो जाता है, और फिर ब्लड जमना शुरू होता है, तो एक पपड़ी बनती है। पपड़ी और घाव के बीच में उसको ठीक होने में बहुत वक्त लगता है। वो क्या चीज होती है? काली काली पपड़ी रहती है, वो निकलती जाती है, फिर एक दिन जाके वो पूरा स्मूथ ठीक होगा आगे चल के। उसमें समय लगता है, वो क्यों लगता है? दूसरा बिल्कुल सिंपल सवाल है, हम अपने ब्लड को पतला रखें या मोटा रखें या कैसे हेल्थी रखें सामान्य जन के लिए, ताकि वो अन्य किसी व्याधि से पीड़ित ना हो? भाई मेरे 2 छोटे सवाल। थैंक यू सर। जी। तो सबसे पहला आपका सवाल है कि जब हमारा खून बाहर आता है जिस्म के बाहर, कोई घाव लगने से या सर्जिकल प्रोसीजर से या कोई काटने से या कोई भी एब्रेजन से, तो वो हालात में कुछ प्रक्रिया वहाँ पर शुरू होती है। सर। क्योंकि अगर वो प्रक्रिया शुरू नहीं होगी तो आपका खून बहते रहेगा। हम्म। वो तो नहीं होना चाहिए। जिस्म हम्म। जो है उसमें अपने अपने मैकेनिज्म सेट है पूरे के पूरे कि कौन से हालत में क्या करना चाहिए। तो वो हालत में जब खून बहने लगता है तो उसमें जो अंदर में जो माइक्रो वेसल्स या कैपिलरीज होती है, जो ब्लड वेसल्स जो खून को ले जाती है, वो भी कट जाती है। तो यस वो सर। हालत में खून बाहर आता है और वो खून तुरंत जहां पर बाहर आता है वहां पर प्लेटिलेट्स जो मैंने आपको बताए, जिनका कार्य ब्लड को ब्लीडिंग को रोकना होता है, वो वहां पर जम जाते हैं। तो प्लेटलेट जो होते हैं वो वहां पर जमते हैं और अपना एक गुच्छा बनाते हैं। गुच्छा बनाते हैं, ठीक है। तो वहां पर वो जो ब्लीडिंग है उसको प्लग करने में मदद होती है। और ये प्लेटलेट का जो एडिशनल उनको मदद करने वाले जो रहते हैं उनको क्लॉटिंग प्रोटीन्स कहते हैं। क्लॉटिंग प्रोटीन्स जो रहते हैं ये हमारे खून में के प्रोटीन्स रहते हैं, जिनका काम भी प्लेटलेट के साथ जुड़ के खून को रोकने का होता है या खप या क्लॉट जमा करने में, या वहां पर जो आप क्या बोला खपली जो कुछ बनता है क्रश काली जम, काली पपड़ी, काली हाँ पपड़ी। पपड़ी पपड़ी बनने में मत हम्म। करो। तो पपड़ी के अंदर क्या होता है? पपड़ी के अंदर में खून रहता है, हम्म। पपड़ी के अंदर में प्लेटिलेट्स रहते हैं, हम्म। पपड़ी के अंदर में प्रोटीन्स रहते हैं। हम्म। तो ये एक बार पपड़ी जम गई तो ब्लीडिंग आपका रुक गया। अच्छा। पर हाँ, पर यही पूरी जो कहानी यही शुरू जख्म होती है, है। हाँ। हाँ फिर हाँ। आपको जख्म जो है हाँ। उसको भरने के लिए जो अंदरूनी सेल्स जो है, जहां पर अगर गैप पड़ गई है तो उसके आजू बाजू ये सेल्स जो है हाँ। उनकी मात्रा बढ़ती है हाँ। और वो गैप भरने की कोशिश करते हैं। जब तक वो गैप पूरी भरती नहीं है, जिसको नेचुरल है, निसर्ग है, कुदरत है, अपना अपना टाइम लेती है, तो तब तक के उसको कवर रखने का काम ये तुम्हारी पपड़ी करती है। बड़ी करती ठीक है। और जब वो अंदर के सेल्स अपना पूरा भरपाई करके एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जख्म को पूरा भर देते हैं, है। तो फिर ये पपड़ियाँ आसानी से निकल आती हैं और आपको जो है वहां पर नए सेल्स दिखते हैं। वो यस सर। दिखने में भी बदल दिखता है आपको, वो काफी फीके दिखते हैं आपको, बाजू वाला स्किन का कलर अलग रहता है। तो ये जो अंदर का जो रिपेयर का जो काम चल रहा है, तब तक के उसको कवर करने का काम ये पपड़ी करती है। पपड़ी का सबसे पहले उसका काम है पपड़ी का ब्लीडिंग को रोकना, और ब्लड दूसरा करती काम है पपड़ी जो है उसके अंदर में जो हीलिंग प्रोसेस है है। उसको पूरा करना। ठीक थैंक है। यू, थैंक यू। ये रहा और पहले सवाल का जवाब। अब थैंक यू। दूसरा सवाल आपका, जो ब्लड को बढ़िया बनाए रखना है, हाँ। गाढ़ा नहीं होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए, हाँ इसके लिए सर। इसके लिए नॉर्मल आदमी के लिए कोई विशेष ट्रीटमेंट या कुछ इलाज नहीं है। आप अपना खान पान सेवन बढ़िया रखिए। आप में आयरन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में चाहिए, आपको विटामिन सही मिलने चाहिए। ठीक है। इतना ही आपका काम है। अगर उसके बावजूद भी अगर कुछ प्रॉब्लम जाता है तो डॉक्टरी मत लेना चाहिए। पर यस सर। आपके हाथ में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मेरे बढ़िया ब्लड को मैं पतला रखता हूँ या गाढ़ा रखता हूँ, ये आपका काम नहीं है। आप अपना नॉर्मल खान पान रखिए, जिससे ब्लड में जो जरूरी चीज है, वो घटक है, वो मिलते जाए, बस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आवाज आ सर। रही है सर? जी जी बिल्कुल, फरमाइए। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कि हड्डी में जो है बोन मेरो बनता है, उससे ब्लड बनता है, तो क्या सभी हड्डियों से बोन मेरो बनता है और सभी में ब्लड बनता है या केवल रीढ़ की हड्डी में बनता है? राइट। ये आपका सवाल बिल्कुल सही है। इसके लिए थोड़ा मेडिकल ज्ञान रहना जरूरी होता है, क्योंकि जब बच्चा नया पैदा होता है उस हालात में आपके जिस्म में बोन्स जो है वो ज्यादातर के सभी कार्यरत रहते हैं, वो खून बनाने में बड़े एक्टिव रहते हैं। तो जो खून बनाने वाला जो बोन मैरो रहता है उसको रेड मैरो कहते हैं। रेड मैरो का मतलब है कि जो खून बनाने का काम कर रहा है, इसलिए वो लाल दिख रहा है। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो ज्यादातर के जो खून बनाने की जो क्षमता है वो सीमित होके वो एक्सियल स्केलेटन, यानी जो पूरा आपका स्पाइनल जो रीढ़ की हड्डियां है, खास करके आपके जो पेल्विस यानी हिप बोन्स है, ठीक है ना, इसमें वो ज्यादातर के सीमित रहती है। और बाकी बाकी हड्डियों में जो बोन मैरो रहता है वो
येलो मैरो कन्वर्ट होता है, यानी वहां पर खून बनने की एक्टिव प्रक्रिया नहीं होती है। तो शुरू में जिंदगी के आपके सभी हड्डियों में खून बनता है, वक्त के साथ में वो एरिया कम होके वो एक्सियल स्केलेटन में या केंद्रित जो हड्डियां है उसमें रह जाता है। 100 नमस्कार जी। जी मेरे एक साथी लिखते हैं, वो 42 साल की महिला हैं और उनका हीमोग्लोबिन 7 और 8 रहता है। आमतौर पर उनको सूजन बनी रहती है, एसिडिटी रहती है और भूख का उनका आमतौर पर भूख कम लगती है। उनकी 2 या 3 2 रोटी सुबह या शाम में होती है, अधिकतम कुल 3 रोटी 24 आवर, थोड़ा सा चावल। तीसरी चीज, उनको आयरन की गोली नुकसान करती है। ऐसी स्थिति में उनको हीमोग्लोबिन बढ़ाने में क्या करना चाहिए प्लीज? राइट। तो आपका जो आपने पेशेंट में जो लक्षण है वो जो बताए वो मैंने शुरू में ही आपको बताए थे, जिनको एनीमिया के लक्षण कहते हैं। तो आपने सही फरमाया कि ये पेशेंट को एनीमिया है, खून की कमी है, और आपने ये भी बताया कि पेशेंट को हीमोग्लोबिन 6-7 ग्राम 8 ग्राम रहता है। तो उनके जो साइन सिम्टम्स है, उनकी जो शिकायत है वो एनीमिया की है, इसमें कोई दो राह नहीं है। और जब खून की कमी होती है तो आदमी की भूख भी कम होती है, इस कारण से वो जो खान पान उसका वो भी कम हो जाता है। अब इसमें आपने मुझे ये बताया कि उनको आयरन की गोलियां सहन नहीं होती है। उसके पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि उनको खून की कमी का क्या कारण है। हम लोग जैसा समझ लीजिए हेमेटोलॉजिस्ट, इनका काम ही ये है कि पहले कारण को ढूंढे। आप ये मत पकड़ के चलिए कि मरीज को आयरन की कमी है इसलिए उनको आयरन देना चाहिए। आपको पहले जानना चाहिए कि इनको खून की कमी है, ये तो दिख रहा है, अब वो क्यों कम है ये ढूंढना है। और हम पकड़ लेते अभी मानने के लिए कि ये मरीज में आयरन की कमी है जिस कारण से इनका खून कम है। तो आपका सवाल जो है कि इनको आयरन की दवाई देने से इनको साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये बात सही है। काफी मरीजों में आयरन देने से कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे उनको कॉन्स्टिपेशन होता है, कुछ मरीजों को लूज मोशंस होती है, कुछ मरीजों को नौशिया या वॉमिटिंग जैसा लगता है, ठीक है। तो ये गोलियां सहन नहीं कर पाते। इसके लिए जो ऑप्शंस है, जैसे अगर इनका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ये डायग्नोसिस हम मान के चल रहे हैं, तो ये हालात में आयरन की गोलियां इनको अगर सहन नहीं हो रही है तो ये गोलियां जो बनती है ये अलग अलग आयरन सॉल्ट्स की होती है। तो आप जो गोली उसको दे रहे हैं जिससे उसको साइड इफेक्ट हो रहे हैं, उसके बजाय हम दूसरे सॉल्ट की गोली दे सकते हैं, यानी आयन ही देंगे पर आयन के साथ जो फॉर्मूला है उसका वो थोड़ा अलग रह सकता है। आप उसको ट्राई करके देख सकते हैं, आपके डॉक्टर देख सकते हैं। यानी अगर वो गोलियों से भी उसको साइड इफेक्ट हो रहा है, उससे भी उसको लाभ नहीं हो रहा है, आपने 2-3 ब्रांड चेंज करके देखे, 2-3 सॉल्ट आयन के बदल के देखे, तो आप इंजेक्टेबल आयन की तरफ जा सकते हो, जो मैंने बताया कि आईवी आयन, नस में से आप आयन सलाइन के जरिए दे सकते हो। उससे आपको ज्यादातर के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं और आपको गारंटेड लाभ होता है। तो ये मरीज को आप आयरन डेफिशिएंसी अगर है तो आप आयरन की गोलियां बदल के देखिए, और उससे भी लाभ नहीं होता है तो आप आयरन के सलाइन में से नस के देने वाले इंजेक्शन दे सकते हैं। अगर ये इनको लाभ हुआ, जो कि होना ही होना है, अगर आयरन डेफिशिएंसी है तो इनकी भूख बढ़ जाएंगी, सूजन चली जाएंगी, थकान चली जाएंगी, शी विल बी बैक टू नॉर्मल और आपको बड़ा धन्यवाद करेगी। जो रक्तदान होता है वो मैं जानना चाहता हूँ कि कौन से व्यक्ति रक्तदान कर सकते हैं और कौन से व्यक्ति सामान्यतः अगर वो कोई किसी बीमारियों से ग्रसित हैं या उनमें कोई कमी है तो वो नहीं कर सकते। मैं केवल इसमें अंतर जानना चाहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। आपका प्रश्न बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसका जवाब भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। रक्तदान एक विशिष्ट एज ग्रुप में कर सकते हैं जो कि 18 से 55 या 60 साल तक रह सकता है। गाइडलाइंस माइट वेरी, बट द डोनर हैज टू बी हेल्दी, यानी वही व्यक्ति रक्तदान कर सकता है जिसको कोई भी बीमारी नहीं है, कहीं ब्लड प्रेशर नहीं, हाइपरटेंशन नहीं, हृदय का विकार नहीं, डायबिटीज नहीं, उस टाइम इन्फेक्शन नहीं, स्वस्थ व्यक्ति ब्लड दे सकता है। बाद में जो कोई भी बाकी बीमारी आपके नजर में आए वो डोनेशन नहीं कर सकता। थैंक यू, गुड बाय।